अस्सलाम वालेकुम। आज हम बच्चों फर्स्ट डे के नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। टॉपिक क्या है? रिएक्शंस ऑफ सल्फर। और इसके अलावा यूजेस ऑफ सल्फर कंपाउंड है और रोल ऑफ सल्फर इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस ये पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो आज बेसिकली हमें 3 मेन टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम रिएक्शंस ऑफ सल्फर देख लेते हैं। अब सल्फर जो है वो किस तरह रिएक्ट करता है मुख्तलिफ एलिमेंट के साथ और उसके बाद क्या प्रोडक्ट बनाता है वो 1 बाय 1 करके हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो सल्फर है वो वैरायटी ऑफ एलिमेंट्स के साथ बच्चों रिएक्ट करेगा, ठीक है। सल्फर को आप डिफरेंट एलिमेंट के साथ रिएक्ट करवाओगे। जब डिफरेंट एलिमेंट के साथ रिएक्ट करवाओगे तो आपके पास ऑब्वियस सी बात है वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट बनेंगे और वो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक दोनों तरह के प्रोडक्ट ही बना सकता है। मतलब सिलेक्टिव नहीं है कि सिर्फ ऑर्गेनिक बनाएगा या सिर्फ इनऑर्गेनिक बनाएगा। तो वाइड वैरायटी ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो यहाँ पे बनेंगे। क्लियर? सल्फर जो है वो अनरिएक्टिव होते हैं किसके साथ? वो अनरिएक्टिव होते हैं विद वाटर और अंडर नॉर्मल कंडीशन। मतलब अंडर नॉर्मल कंडीशन में सल्फर जो है वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। इस तरह जो सल्फर है वो डाइल्यूट नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल डाइल्यूट HCl एंड सल्फ्यूरिक एसिड। अब नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड कौन कौन सा बच्चों? डाइल्यूट HCl है और सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, रिएक्ट क्यों नहीं करते? ठीक है, तो सल्फर अगर नॉन मेटल है तो ऑब्वियसली बात है ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करेगा, ठीक है। यानी HCl में या H2SO4 में जो हाइड्रोजन आयन है इसको डिस्प्लेस नहीं करेगा। क्लियर? इसको डिस्प्लेस नहीं करेगा बिकॉज सल्फर ने हाइड्रोजन की जगह पे आना है ना, यही तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है और प्रोडक्ट फिर बनता है। लेकिन यहाँ पे सल्फर खुद नॉन मेटल है, यानी ये इलेक्ट्रॉन को जो है वो लूज नहीं कर रही। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर रही तो सल्फर H को जो एसिड में लगा हुआ उसको रिप्लेस भी नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो इस वजह से जो सल्फर होती है वो अनरिएक्टिव होती है विद डाइल्यूट नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ, ठीक है। और अगर इसकी बजाय आप यहाँ पे कोई मेटल इस्तेमाल करोगे तो मेटल पे पॉजिटिव चार्ज होगा, H पे पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ये मेटल इसको रिप्लेस कर पाएगा। बट सल्फर इसको रिप्लेस नहीं कर पाता, इसी वजह से ये नॉन रिएक्टिव होते हैं इन डाइल्यूट ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ, ठीक है। और इसके अलावा जो सल्फर है वो नोबल गैसेस के साथ भी नॉन रिएक्टिव होते हैं। क्लियर? अब उसके बाद अगर आप सल्फर का स्ट्रक्चर देखो तो सल्फर जो है वो रिंग स्ट्रक्चर भी बनाता है और लीनियर चेन स्ट्रक्चर भी बनाता है। हमने पढ़ा था ना कि सल्फर में भी कैटिनेशन होती है। मतलब कैटिनेशन क्या होता है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ द एटम। फॉर एग्जाम्पल जो है वो एक एटम अपने ही एटम के साथ जो है मिलकर एक लॉन्ग चेन बना रहा है। अब वो लॉन्ग चेन लीनियर चेन भी हो सकती है और वो रिंग की फॉर्म में स्ट्रक्चर भी बना सकता है, ठीक है। और इससे पहले हमने S8 का स्ट्रक्चर भी पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो वो रिंग की फॉर्म में था ना, ठीक है। तो अब हम बच्चों पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ सल्फर, 1 बाय 1 करके हम रिएक्शंस ऑफ सल्फर पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सल्फर ऑक्सीजन के साथ जो है वो रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास सल्फर है, इसका रिएक्शन जो है वो ऑक्सीजन के साथ होगा। तो सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ बच्चों रिएक्शन करेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी, ठीक है। अब ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है अगर इसका हम कलर देखें तो ये ब्लू कलर फ्लेम आता है, ठीक है। यानी जब आप सल्फर को कंबस्ट करते हो, बर्न करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो आपको जो फ्लेम दिखाई देगा वो कौन से कलर का होगा? ब्लू कलर का होगा, ठीक है। इसी सल्फर डाइऑक्साइड को अगर आप फर्दर जो है वो ऑक्सीडेशन इसकी करवाना चाहते हो, यानी आपने जो है वो इससे सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाना है, तो ये रिएक्शन जो है वो ऐसे नहीं होता। इस रिएक्शन में हमें जो है वो कैटलिस्ट ऐड करना पड़ता है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला रिएक्शन विदाउट कैटलिस्ट हो जाएगा। सिर्फ सल्फर को जो है वो आपने कंबसन करवाई इसकी ऑक्सीजन के साथ, तो सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। यहाँ पे कलर क्या आ गया इसका? ब्लू कलर फ्लेम इसका शो हो गया, ठीक है। अब जो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनी है, ये सल्फर डाइऑक्साइड अगर आप फर्दर इसकी ऑक्सीडेशन करवाना चाह रहे हो तो आपको यहाँ पे कंडीशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा? हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा और इसको कैटलिस्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तब जाके आपके पास ये प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा। क्लियर है? इसी तरह अगर आप सल्फर को जो है वो रिएक्ट करवाते हो एसिड के साथ, ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम सल्फर को एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं और वो कौन सा है? नाइट्रिक एसिड। डाइल्यूट एसिड नहीं है, नाइट्रिक एसिड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ये जो सल्फर है ये हो जाएगा बच्चों ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। सल्फर क्या होगा? ऑक्सीडाइज्ड होगा। और यहाँ पे जब सल्फर रिएक्ट करेगा नाइट्रिक एसिड के साथ तो ये प्रोड्यूस कर देगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और साथ में सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, ठीक है। सल्फर है, सल्फर का रिएक्शन किसके साथ होगा? HNO3 के साथ, यानी नाइट्रिक एसिड के साथ। सल्फर खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है। खुद को ऑक्सीडाइज करने का मतलब क्या होगा? कि इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है। और ऑक्सीडेशन क्या होती है कि यहाँ आप इसमें ऑक्सीजन को ऐड कर दो, ठीक है, या आप यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव कर दो। तो जाहिर सी बात है ये नाइट्रिक एसिड का जो ऑक्सीजन होगा वो इस सल्फर के साथ ऐड होगे, क्या बना देगा? सल्फ्यूरिक एसिड बना देगा, ठीक है। तो सल्फर क्या होगा? ऑक्सीडाइज्ड। यहाँ पे सल्फर ऑक्सीडाइज्ड होगा, ठीक है। यानी इसमें क्या होगा? इसमें जो ऑक्सीजन है वो क्या होगी बच्चों? ऐड होगी, ठीक है। तो आपके पास फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? जब ये सल्फर इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो आपके पास जो यहाँ पे देखो मैंने लिखा हुआ है कि सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। तो N है नाइट्रोजन,
ये क्या बनाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा, और ऑब्वियसली बात है रिएक्शन में जो है वो H प्रेजेंट है, तो यहाँ पे वाटर भी रिमूव होगा। अब आप 1 बाय 1 करके इसको बैलेंस कर लो। तो अब जब आप इसको 1 बाय 1 करके बैलेंस करोगे ना, तो यहाँ पे बच्चों 6 आएगा, ठीक है। जब यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो नाइट्रोजन 6 है, तो यहाँ पे भी 6 आ जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, ये सारे के सारे हाइड्रोजन बढ़ गए, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 6 हैं, यहाँ पे देखो 4 5 6, तो यहाँ पे देखो 2 और 2 4 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और इस तरह ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। तो सल्फर का रिएक्शन उन मेटल्स के साथ होगा जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होगी। अब यहाँ पे हमारी बुक में जो मेंशन है मेटल्स, वो हैं बच्चों सिल्वर, ठीक है, मरकरी, और तीसरी मेटल क्या है, कॉपर। ये वो मेटल्स हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो है। तो जब सल्फर इनके साथ रिएक्ट करेगा तो सल्फर क्या करेगा, सल्फर एक्ट करेगा एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर। तो जब सल्फर रिएक्ट करेगा इन एलिमेंट के साथ, तब यहाँ पे सल्फर क्या करेगा, एक्ट करेगा, एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होगा कि सल्फर की क्या होगी बच्चों, रिडक्शन होगी, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट है, सल्फर की रिडक्शन होगी, यानी ये क्या करेगा, गेन करेगा बच्चों इलेक्ट्रॉन। तो जब ये इक्वेशन हम लिखेंगे ना, तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास मेटल है सिल्वर, तो यहाँ पे मेटल है हमारे पास, इसका हमने सल्फर के साथ रिएक्शन करवाना है, और यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे ये कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। अब अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, तो ये दोनों एटॉमिक फॉर्म में, ये भी 0 है और ये भी 0 है। बट आप अगर यहाँ पे देखो H2AgS, अब सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +1, अब ये है कितने, +2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, +1, यहाँ पे ये 2, यहाँ पे जो कुछ भी है उसको उधर लिख लेते हैं, और सल्फर एज इट इज, और यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 प्लस सल्फर, और यहाँ पे 0, सल्फर ऐसे ही 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर है। तो अब आप यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, -2 है, तो सल्फर जो है वो 0 से किस में चेंज हुआ है, -2 में। तो 0 से -2 का मतलब है यहाँ पे क्या हुआ है बच्चों, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हुई है, इसकी रिडक्शन हुई है, ठीक है। यानी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा है, दूसरों से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और खुद को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। क्लियर। इसी तरह नेक्स्ट आप रिएक्शन भी देख लो, तो यहाँ पे मरकरी के साथ रिएक्शन है, मरकरी का सल्फर के साथ रिएक्शन होगा, तो अगेन यहाँ पे मरकरी सल्फाइड बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंपाउंड बनेगा। अगेन अगर आप कॉपर के साथ रिएक्शन करवाओ, तो कॉपर जब सल्फर के साथ रिएक्ट करेगा, तो हमारे पास ये कंपाउंड बनेगा। आप सब में देख लो, सब में सल्फर जो है वो रिड्यूस होगा, ठीक है। ये क्या होगा, ये -2 है, तो ऑब्वियसली बात है ये +2 हो जाएगा, ठीक है। अब कॉपर के लिए +1 है, क्योंकि 2 कॉपर हैं, तो ये +2 आ जाएगा, यहाँ पे ये -2 हो जाएगा। तो तीनों के केस में सल्फर पे चार्ज क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, यानी तीनों में इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, तो इट मीन्स दैट सल्फर क्या आ रहा है बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं, ठीक है। फिर को हमने रिएक्ट करवाना है साइनाइड या थायोसाइनेट के साथ, ठीक है। साइनाइड अगर देखें तो साइनाइड आयन होता है बच्चों Cn नेगेटिव। इसी तरह थायोसाइनेट आयन अगर हम देखें तो वो होता है SCN नेगेटिव, ठीक है। तो हमने क्या करवाना है, सल्फर का रिएक्शन करवाना है साइनाइड और थायोसाइनेट के साथ, ठीक है। थायोसाइनेट आयन देखो तो उसका फार्मूला कहता है SCN नेगेटिव, यानी अगर आप इसके साथ जो है वो कोई मेटल ऐड कर दोगे तो ये कंपाउंड बन जाएगा ना। आप साइनाइड के साथ रिएक्शन करवाओ सल्फर का, तो वहाँ पर साइनाइड क्या है, KCN। आप इसका सल्फर के साथ रिएक्शन करवाते हो, डायरेक्ट ही रिएक्ट नहीं करता, इसको आपको हीट करना पड़ता है, ठीक है। तो जब आप इसको यहाँ पे हीट करोगे तो आपके पास कंपाउंड बनेगा KCN, ठीक है। अब ये जो कंपाउंड है इसको हम बोलते हैं बच्चों, ये है सीडोहेलाइड, ठीक है। तो सल्फर का यहाँ रिएक्शन है फ्लोरीन एंड क्लोरीन के साथ, यानी अगर हम देखें तो सल्फर रिएक्ट किसके साथ कर रहा है बच्चों, हेलोजेंस के साथ। हेलोजेंस में सिर्फ 2 ही हेलोजन यहाँ पे मेंशन है, उसके साथ सल्फर के रिएक्शन बताए हुए हैं, और ये बताया हुआ है कि जब सल्फर इन हेलोजेंस के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सा कलर जो है वो बनाता है। क्लियर। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले क्या होगा कि बच्चों सल्फर फ्लोरीन के साथ जो है वो रिएक्ट करेगा, और हमारे पास यहाँ पे SF6 बनेगा, ठीक है। +6 से ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ सल्फर का बैलेंस कर दो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्लियर हो गया। इसके अलावा अगर आप सल्फर का फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाओ तो बच्चे सल्फर SF4 भी बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बैलेंस कर दो तो ये 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये जो सल्फर SF6 है ये गैस है, ठीक है। ये क्या है, ये गैस है, ठीक है, और ये अनरिएक्टिव है, वेरी अनरिएक्टिव। सल्फर जब फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाएगा तो ये बनाएगा SF6, ठीक है। और ये क्या है, ये है सल्फर हेक्साफ्लोराइड। अब इसका नाम अगर देखो, ये क्या है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड,
क्लियर। उसके बाद और ये गैस और ये नॉन रिएक्टिव है, क्लियर हो गया। अब इसको इस्तेमाल कहाँ करते हैं, अगर आप इसका यूज़ देखो तो कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। ये जो है बच्चों इंसुलेटर गैस है, गैस तो ये है लेकिन कौन सी गैस है, ये इंसुलेटर गैस है। और इसको हम इस्तेमाल करते हैं किसमें, यूज इन इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, ठीक है। इसी तरह अगर आप सल्फर का फर्दर रिएक्शन करवाओ, यहाँ पे जो सल्फर है वो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, और आपके पास ये बनेगा S2Cl2, क्लियर। अब ये जो S2Cl2 है ये बच्चे बेसिकली येलो लिक्विड होता है, ऊपर वाला क्या था, गैस था, और ये क्या होगा, ये होगा येलो लिक्विड। अब नेक्स्ट देखो, यही जो ऊपर कंपाउंड बना है बच्चों डाइसल्फाइड डाइक्लोराइड, ये रिएक्ट करता है फर्दर क्लोरीन के साथ और यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट बना देगा SCl2, क्लियर। अब ये जो SCl2 है ये क्या है, ये होगा रेड लिक्विड, क्लियर। तो ये हमने बच्चों रिएक्शंस पढ़ी हैं सल्फर के डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ, और हमने ये भी देखा है कि ये कैसे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। यूजेस ऑफ सल्फर एंड इट्स कंपाउंड, सबसे पहले हम पढ़ेंगे वल्कनाइजेशन क्या है। वल्कनाइजेशन क्या है, सल्फर इज यूज्ड एज अ क्रॉस लिंकर फॉर द रबर मॉलिक्यूल चेन थ्रू डाइसल्फाइड और SS ब्रिज, जैसे फॉर एग्जांपल, और इस प्रोसीजर को हम वल्कनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। और ये वल्कनाइजेशन क्यों की जाती है, स्ट्रेंथ रबर की इम्प्रूव करने के लिए। फॉर एग्जांपल बच्चों, ये जो रबर है ये इस तरह है, ठीक है। अब ये जो रबर है ये किससे बना हुआ है बच्चों, मोनोमर जो है वो कंबाइन करते हैं, कंबाइन करने के बाद पॉलीमर बनाते हैं और उस पॉलीमर को हम क्या बोलते हैं, वो है रबर, क्लियर। अब ये जो रबर है ये क्या होती है, ये इसकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा नहीं होती, फौरन से जो है वो टूट जाती है, अगर आप थोड़ा सा इसको खींचोगे तो ये ब्रेक हो जाएगी, क्लियर। तो इसकी स्ट्रेंथ को बेहतर करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर जो है वो SS जो है वो ब्रिज बनाते हैं ऐसे, क्लियर। इस ब्रिज का बेसिक फंक्शन क्या है, इसने ये जो रबर है ना इसकी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करना है, ठीक है। यानी सल्फर के साथ जब हम ब्रिज बनाते हैं सिंथेटिक रबर में तो इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं वल्कनाइजेशन, सिंपल, क्लियर हो गया। सो यहाँ पे देखो, वल्कनाइजेशन इज यूज्ड एज अ क्रॉस लिंकर है रबर मॉलिक्यूल चेन थ्रू आर डाइसल्फाइड, दो सल्फाइड है तो डाइसल्फाइड यानी SS ब्रिज बनेगा, और इस प्रोसीजर को हम वल्कनाइजेशन बोलते हैं। क्योंकि हम सल्फर का ब्रिज जो है वो रबर पे बना रहे हैं इसलिए हम इसको वल्कनाइजेशन ऑफ रबर बोलेंगे। और इसका फंक्शन क्या है, ये इसका फंक्शन है कि ये जो इसका फंक्शन है ये कि ये रबर की स्ट्रेंथ को बेसिकली इंप्रूव कर रहा होता है, ठीक है। तो एक इसका यूज़ ये हो गया सल्फर का कि इसको हम वल्कनाइजेशन में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। दूसरा इसका यूज़ क्या है कि हम सल्फर को एज अ फर्टिलाइज़र भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो फर्टिलाइज़र में, खाद में जो सल्फर है वो इसेंशियल न्यूट्रिएंट होता है प्लांट ग्रोथ के लिए, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल बच्चों ये है हमारे पास सॉइल, ठीक है, क्या है ये, सॉइल है, और हमने कहा कि जो सॉइल है ना इसमें सल्फर की डिप्लीशन है, यानी इसमें सल्फर कम है, ठीक है। सॉइल में क्या है, डिप्लीटेड इन सल्फर, यानी इसमें जो है वो सल्फर कम है। अब इसमें सल्फर कम है और अगर यहाँ पे सॉइल में हमें सल्फर को दोबारा लेके आना है, यानी अगर हमें सल्फर को जो है वो रीस्टोर करना है सॉइल में, तो हमें इसमें कुछ चीज़ों को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमने इसमें जो है ऐड करना पड़ेगा। ऐड क्या करेंगे, क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे हम इसमें, हम ऐड करेंगे बच्चों अमोनियम सल्फेट, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो हम इसमें एलिमेंटल सल्फर ऐड कर सकते हैं, क्लियर। और थर्ड में हम इसमें सल्फर कोटेड फर्टिलाइजर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और सल्फर कोटेड फर्टिलाइजर का मतलब क्या है कि इसमें सल्फर कोटेड यूरिया हो, क्लियर। मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों, हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि सल्फर को हम एज अ फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं, और फर्टिलाइजर में, खाद में सल्फर जो है वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट होता है प्लांट ग्रोथ के लिए। हमने देखा कि सॉइल में जो है वो सल्फर की कमी हो गई है, सल्फर जो है वो डिप्लीट हो गया है, और अगर हमें उस सल्फर की कमी को पूरा करना है तो हमें उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं हम कि सल्फर उसमें रीस्टोर हो जाए। हम उसमें अमोनियम सल्फेट ऐड कर सकते हैं, एलिमेंटल सल्फर ऐड कर सकते हैं, सल्फर कोटेड फर्टिलाइजर ऐड कर सकते हैं, यानी इसमें एग्जांपल है हमारे पास सल्फर कोटेड यूरिया। अब ये सारी चीज़ें हमने ऐड कर दी हैं इसमें, क्लियर है। अब इसमें बच्चों प्रेजेंट होते हैं माइक्रोब्स। अब इन माइक्रोब्स का फंक्शन क्या है, अब ये देखो, तो ये माइक्रोब क्या करेगा,
इसके अंदर जो एलिमेंटल सल्फर प्रेजेंट है बच्चे, उस सल्फर को कन्वर्ट करता है सॉल्युबल फॉर्म में, ठीक है। और वो सॉल्युबल फॉर्म जो है वो प्लांट के लिए फ़ायदेमंद है कि इसके अंदर जो एलिमेंटल सल्फर होगी, एलिमेंटल सल्फर, इसको कन्वर्ट करेगा किसमें, सॉल्युबल फॉर्म में, फॉर द किसके लिए, फॉर द यूज ऑफ प्लांट। क्लियर। और यहाँ पे हमारे पास ना एग्जाम्पल है एक जिप्सम की। जिप्सम को, जिसका फार्मूला है कैल्शियम सल्फेट .5H2O, इस जिप्सम को हम यूज करते हैं एज अ फर्टिलाइजर, यूज एज फर्टिलाइजर। चलो इसको हम रिपीट करते हैं। हमारे पास ये सॉइल है, सॉइल में क्या है, सल्फर की डिप्लेशन, यानी सल्फर की कमी है। अगर हमें उस डिप्लेशन को रिकवर करना है, हमें सल्फर की कमी को जो है वो ओवरकम करना है, तो हम उसमें सॉइल में ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं। जब ये चीज़ें सॉइल में हम ऐड करेंगे, सॉइल में माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। माइक्रोब का फंक्शन क्या होता है कि इन चीज़ों में, इन खादों में जो सल्फर एज अ एलिमेंटल फॉर्म में प्रेजेंट है, उसको कन्वर्ट कर देता है सॉल्युबल फॉर्म में, कन्वर्ट करेगा इसको सॉल्युबल फॉर्म में, ठीक है। अब ये जो सॉल्युबल फॉर्म है ये फ़ायदेमंद है प्लांट के लिए, प्लांट इसको इस्तेमाल करेंगे। तो थर्ड यूज़ है, हम सल्फर को गन पाउडर में भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। गन पाउडर में सल्फर इस्तेमाल होता है एज अ कोर्स ब्लेंड में। गन पाउडर में 75% क्या होगा, पोटाशियम नाइट्रेट होता है, 50% इसमें वुड चारकोल होता है और 10% इसमें सल्फर होता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखो, ये सारी की सारी कंपोजिशन है इस पाउडर की। अगर आप चारकोल देखो तो इसमें ये मेन फ्यूल है, ठीक है। चारकोल क्या है, चारकोल मेन फ्यूल है गन पाउडर में। चारकोल कार्बन है, मेन फ्यूल होगा, और इसमें जो नाइट्रेट्स होंगे वो क्या होंगे बच्चों, ये क्या होगा, ये होगा ऑक्सीडाइजर के तौर पे ये काम करेगा। क्लियर। अब यहाँ पे ये जो सल्फर है ये क्या होगा, ये है एडिशनल फ्यूल। क्लियर। इस एडिशनल फ्यूल का मतलब क्या होता है कि बर्न करता है पाउडर को ज़्यादा तेज़ी से। चारकोल की बर्निंग तो होती ही है, लेकिन अगर आप उसमें सल्फर ऐड कर दोगे तो वो बर्निंग इनहेंस हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तेज़ हो जाएगी, ठीक है। तो गन पाउडर में ये तीन चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, चारकोल कार्बन है, नाइट्रेट्स एंड सल्फर है, और इतने इतने परसेंट ये चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है, ठीक है। और जब ये चीज़ें रिएक्ट करती हैं आपस में तो बर्निंग होती है। और बर्निंग कैसे होती है हम इक्वेशन में देखते हैं। देखो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले नाइट्रेट है, सबसे पहले क्या होगा हमारे पास, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। उसके अलावा सल्फर भी है इसमें, और उसके अलावा इसमें कार्बन चारकोल है, यानी इसमें कार्बन है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ पे ये जो पोटाशियम नाइट्रेट है और कार्बन, इनके दरमियान में जो है वो रिएक्शन होगा, ये दोनों रिएक्ट करेंगे, यहाँ पे बर्निंग हो रही है। अब इस प्रोसीजर में क्या हो रहा है बच्चों, बर्निंग हो रही है, ठीक है। बर्निंग अगर हो रही है तो मीन्स ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट है, बिकॉज बर्निंग तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होती है ना। तो यहाँ पे ये जो पोटाशियम नाइट्रेट है इस कार्बन के साथ रिएक्शन करके सबसे पहले क्या बना देगा बच्चों, कार्बोनेट बना देगा। अब ये पोटाशियम नाइट्रेट सल्फर के साथ रिएक्शन करेगा, ऑब्वियसली बात है बर्निंग हो रही है तो क्या बनेगा, पोटाशियम सल्फेट बनेगा, ठीक है। और बर्निंग में ऑक्सीजन का कार्बन के साथ रिएक्शन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, और साथ में ये नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ये नाइट्रोजन यहाँ पे एज इट इज इधर आ जाएगी, ठीक है। अब आप इसको बैलेंस कर लो, बैलेंस आप 1 बाय 1 करके बैलेंस कर लेना। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट जो है वो बैलेंस के लिए वैल्यू लिख देती हूँ। यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे आएगा 3K2SO4, और यहाँ पे आ जाएगा 6। बच्चों बैलेंसिंग के लिए हमने लेक्चर देखा हुआ है कि 1 बाय 1 करके कैसे एलिमेंट को बैलेंस करते हैं, तो आपने वैसे ही इसको बैलेंस कर लेना है, ठीक है। तो ये क्या है, यूजेस ऑफ सल्फर एंड इट्स कंपाउंड हमने पढ़े हैं। अब हम पढ़ेंगे रोल ऑफ सल्फर इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस, यानी ऑर्गेनिक सिंथेसिस में सल्फर का क्या रोल। तो सबसे पहले अगर आप कार्बन सल्फर बॉन्ड को देखें तो ये वाइड रेंज ऑफ कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। और जो कंपाउंड बनते हैं उनकी बायोलॉजिकल, फार्मास्यूटिकल और मटेरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, मतलब वैरायटी होगी, ऑब्वियस सी बात है। इस बॉन्ड में तो वैरायटी ऑफ कंपाउंड भी बनेगा ना इसमें। आप इन वैरायटी ऑफ बॉन्ड्स को देखो, सो दिस बॉन्ड फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड है, थायोल है, मरकेप्टन्स है, थायो ईथर है, सल्फो ऑक्साइड है, सल्फ ऑक्साइड है, और सल्फोन्स हैं। अगर आप देखो तो थायोल की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, ये आर के साथ SH, ठीक है, इसी को मरकेप्टन बोलते हैं। अगर आप थायो ईथर देखो तो ईथर वाला फंक्शनल ग्रुप होगा, O की जगह S आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सल्फ ऑक्साइड को देखो तो कीटोन वाला फंक्शनल ग्रुप होगा, कार्बन की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, S आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप कार्बन यूज करते हो ना कीटोन में, यहाँ पे S आ गया, ठीक है। इसी तरह अगर आप सल्फोन देखो तो सल्फोन में हमारे पास जो है वो सल्फर के साथ डबल ऑक्सीजन होगी इस तरह, ठीक है। तो ये क्या होगा, सल्फोन है। इसीलिए पीछे हमने बोला है कि कार्बन एंड सल्फर के ये जो बॉन्ड है इसमें वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट बनते हैं। तो ये देखो कितनी तरह के प्रोडक्ट ये बना रहे हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम बच्चों ड्रग के बारे में पढ़ेंगे। सल्फर ड्रग है, यानी इसमें, इसको हम सल्फर ड्रग बोलते हैं, इसमें सल्फर प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सल्फर ड्रग है ये,
और इसमें सल्फर प्रेजेंट होती है और वो ड्रग का नेम देखो क्या है, एंटी बैक्टीरियल सल्फोनामाइड। अब हमारे पास बच्चों जो एंटी बैक्टीरियल जो सल्फर ड्रग है उसमें एग्जांपल है हमारे पास एंटी बैक्टीरियल सल्फोनामाइड की। अब इसके अंदर जो है वो दो ड्रग के नेम मेंशन है, एक है हमारे पास पेंसिलियंस और दूसरा क्या है, सेफ्लोस्पोरिन्स। ठीक है, अब ये जो सेफ्लोस्पोरिन्स और पेंसिलियन है इन दोनों में क्या कंटेन होती है, क्या प्रेजेंट होती है, ऑब्वियसली बात है सल्फर ड्रग है तो इसमें सल्फर पाई जाएगी। इसके अलावा बी लेक्टम है, ठीक है, और इसमें जो मेन ड्रग पाया जाता है अमेप्राजोल ड्रग है। इसको हम इस्तेमाल किसके लिए करते हैं, GERD में इस्तेमाल करते हैं। अब GERD क्या है, गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज, यानी ये अमेप्राजोल जो है ना वो स्टमक में जो प्रॉब्लम होती है ना उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और इसमें जो है प्रेजेंट बेसिकली क्या होता है, इसमें सल्फ ऑक्साइड ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होते हैं। जब हम थायोनेशन और सल्फराइजेशन करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की, और अगर उन ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रो और अमाइन ग्रुप प्रेजेंट है, यानी उसमें सल्फर लिंकेज प्रेजेंट है, तो इस प्रोसीजर से हम सिंथेसाइज कर सकते हैं सल्फर डाइज को। क्लियर, तो मैंने क्या बोला, अगर हमें सल्फर डाइज बनानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें थायोनेशन और सल्फराइजेशन करवानी पड़ेगी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, और उन ऑर्गेनिक कंपाउंड की जिनमें नाइट्रो और अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होगी, यानी जिनमें सल्फर लिंकेज प्रेजेंट होगी। क्लियर, ठीक है। जनरली डाइज है वो आपको कौन से कलर देती हैं, उनमें जो है ब्लैक, ब्राउन, खाकी, ब्लू और ग्रीन कलर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डाइज के नेम कौन कौन से एज एन एग्जांपल मेंशन है, सल्फर ब्लैक वन है, सल्फर ब्लू है, सल्फर ब्रिलियंट ग्रीन कलर है। ठीक है, उसके बाद जो है वो हम सल्फर को एज एन ऑर्डरेंट और फ्रेग्रेंस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ऑर्डरेंट फ्रेग्रेंस को ही बोलते हैं। ठीक है, अगर आप मेरकैप्टन यानी थायोल्स को देखो, दैट इज यूज टू गिव द ऑर्डर टू द नेचुरल गैस। ठीक है, जो नेचुरल गैस होती है उसको खुशबू देने के लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं। कुछ ऐसे थायोल हैं जो कि प्लेजेंट ऑर्डर देते हैं ऑन अ हाई डाइल्यूशन, मतलब अगर आप उसको बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर दोगे, बहुत ज़्यादा पतला कर दोगे, तो उनकी फ्रेग्रेंस जो है बहुत ज़्यादा जो है प्लेजेंट हो जाएगी, खुशगवार हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल मेंशन है ग्रेप फ्रूट की। ग्रेप फ्रूट में जो अरोमा होता है वो इस इंग्रेडिएंट की वजह से होता है, और ये क्या है, थायोटर्पिनोल। थायोटर्पिनोल जो है वो की इंग्रेडिएंट है जो कि ग्रेप फ्रूट में ऑर्डरेंट की वजह बनता है। क्लियर, नेक्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों हमारे पास सिस गैल्वेनम ऑक्साथाइन। ठीक है, ये भी फ्रेग्रेंट कंपाउंड है और इसको हम यूज़ करते हैं फ्रेग्रेंस के लिए, किसमें, सोप में, शैम्पूज में, या शावर जेल होते हैं ना उसमें जो फ्रेग्रेंस आ रही होती है बेसिकली उसमें ये कंपाउंड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो बहुत से ऐसे नेचुरली अकरिंग ऑर्डरेंट होते हैं जो कि प्रोड्यूस किए जा सकते हैं सिंथेटिकली, और फिर हम उसको यूज़ करते हैं एज अ फ्लेवरिंग एजेंट। क्लियर हो गया, तो ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।